गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ रिंग, एनुअल रिंग, यानी किसके अंदर स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। व्हाट इज स्प्रिंग वुड एंड व्हाट इज ऑटम वुड बोलते हैं, इन्हें कैसे बोलते हैं, किस बिहार पे बोलते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा कैम्बियल रिंग होता है वो पूरे साल एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो चेंज होते रहते हैं। सीजन वाइज कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन डिफरेंशियल एक्टिविटी देता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग भी वो उसका डिजाइन, उसका स्ट्रक्चर बदलता रहता है। तो हम देखेंगे कैसे काम करता है, व्हाट इज ऑटम एंड व्हाट इज स्प्रिंग वुड, हम उसको भी समझेंगे। तो हम देखते हैं कि ग्रोथ रिंग क्या होता है, व्हाट इज ग्रोथ रिंग। ओके, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। क्या कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी, किसकी एक्टिविटी? कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी इज नॉट यूनिफॉर्म। क्या यूनिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट द इंटायर लाइफ। अपने पूरे लाइफ में वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स में सेट होता है। सीजन वाइज भी होता है, इंटरनल की वजह से भी होता है। अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसको अफेक्ट करता है, एंड एज वेल एज इंटरनल इन्वायरमेंट भी उसको अफेक्ट करता है। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फैक्टर कैम्बियल रिंग के फॉर्मेशंस को अफेक्ट करते हैं, और पूरे लाइफ यूनिफॉर्म नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक जैसा ही बनेगा, ऐसा नहीं है। जैसे दो एग्जांपल लेते हैं हम। इन टेम्परेट रीजन, कहां पे? टेम्परेट रीजन में एशिया के अंदर पूरा, और सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में जो मौसम होता है, जो वहां का क्लाइमेट होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉट यूनिफॉर्म क्लाइमेट थ्रू आउट ईयर। वहां पे मौसम बहुत जल्दी चेंज होते हैं, बहुत पूरे साल वहां पे क्लाइमेट कंडीशंस बिल्कुल अलग हो, ये यूनिफॉर्म नहीं होते, नॉट यूनिफॉर्म क्लाइमेट थ्रू आउट द लाइफ। तो रिजल्टेंट इसकी वजह से होता क्या है, जब एक साल में कई बार वेरिएशंस आते हैं तो होता क्या है कि डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम होता है। डिफरेंशियल एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम जो रिंग है उसकी एक्टिविटीज बदलती रहती है, वो उसकी प्रॉपर्टी बदलती रहती है। एक सेकंड एग्जांपल है इन स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग के सीजन में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग सीजन में ये बहुत एक्टिव होते हैं। कैम्बियल रिंग स्प्रिंग सीजन में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होने की वजह से प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट। क्या? जाइलम एलिमेंट ये बहुत ज्यादा ही प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये जितने भी जाइलम एलिमेंट्स हैं इनको बहुत ज्यादा ही मात्रा में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो आपको ये समझना होगा कि स्प्रिंग सीजन में बहुत एक्टिव होने की वजह से इनका जो जाइलम वेसल्स का नंबर्स हैं बढ़ जाते हैं। तो हम देखेंगे कि ये बढ़ने की वजह से दो कंडीशंस हैं, ऑटम वुड कौन बनाता है और उसके बाद से स्प्रिंग वुड कौन बनाता है। स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड कौन बनाता है? ये जाइलम ट्रैकिड और जाइलम फाइबर, जाइलम जो पैरेन्काइमा है, ये किस हिसाब से सेट होंगे, क्या कंडीशंस होगा, तो उसको हम ऑटम और स्प्रिंग वुड कहेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ऑटम और स्प्रिंग वुड क्या होते हैं। जैसा हम स्प्रिंग वुड में, स्प्रिंग सीजन के अंदर स्प्रिंग वुड का फॉर्मेशन कैसे होता है हम बात करेंगे, और ऑटम का कैसा होता है विंटर में, हम दोनों को देखेंगे। होता क्या है, मैंने बताया था कि स्प्रिंग सीजन में कि जो जाइलम एलिमेंट्स हैं, जैसे जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, इनका नंबर बहुत तेजी से डिवाइड होता है, फास्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये डेंस हो जाते हैं और ये इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने की वजह से डार्क दिखते हैं, ये डेंसिटी बढ़ने की वजह से डार्क दिखते हैं और इनके पास स्पेस कम होता है। समझ में आया क्या होता है? इनका ल्यूमिन स्पेस ज़्यादा हो गया, कम होगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है कि इसमें स्पेस ज़्यादा होने से वाटर ज़्यादा भर गए हैं, क्योंकि इनको डिमांड ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल डिवीजन बहुत फास्ट हो रहा है एक्टिव होने का। द वेसल्स आर प्रोड्यूस विद वाइडर ल्यूमेन, इसके पास क्या हो जाते हैं? वाइडर ल्यूमेन होता है। ऐसे वेसल्स यानी फास्ट वेसल्स भी बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं, जाइलम भी और फास्ट ग्रो कर रहे हैं, जाइलम पैरेन्काइमा फाइबर भी है। लेकिन जो स्प्रिंग सीजन में जो जाइलम होता है, आपको समझना है ये बात, जो जाइलम है, सॉरी जाइलम नहीं, वेसल्स है, जो वेसल्स है उसके पास जो ल्यूमेन स्पेस है, जो वाटर कंडक्टिंग स्पेस होता है, वो
ज़्यादा वाइडर होता है। अब किसी चीज़ के पास वॉल्यूम ज़्यादा हो तो उसमें प्रेशर कम होंगे, तो उसको वाटर की नीड ज़्यादा होती है। अगर वाइडर होता है तो वाटर उसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। The vessels are produced and with wider lumen and more H2O is needed to meet the requirement by increasing transpiration. ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करने के लिए सरफेस एरिया पे इसमें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। स्प्रिंग सीजन में, ध्यान से सुनना, स्प्रिंग के सीजन्स में वाटर की नीड ज़्यादा होती है क्योंकि वेसल्स का ल्यूमेन बहुत ज़्यादा वाइडर होता है, चौड़ा होता है, स्पेस होता है, इसलिए इसकी वाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है स्प्रिंग सीजन में। इस तरह के वुड जो बनते हैं ड्यूरिंग किसमें, स्प्रिंग सीजन में, उनको हम स्प्रिंग वुड कहते हैं। स्प्रिंग वुड में अगर कभी भी आए दिमाग में रखना, वेसल्स के पास वाइडर कैविटीज़ होती है, वाइडर ल्यूमेन होता है जिसमें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के वुड को हम स्प्रिंग वुड कहते हैं या अर्ली वुड कहते हैं। दूसरी बात, विंटर सीजन में ठीक उल्टा हो जाएगा। विंटर सीजन में कैम्बियम इज लेस एक्टिव, स्प्रिंग सीजन में मोर एक्टिव था, यहाँ पे लेस एक्टिव है एंड इसके रिजल्टेंट फीवर जाइलरी एलिमेंट्स बनेंगे। उसमें मोर जाइलरी एलिमेंट्स बन रहे थे, इसमें फीवर जाइलरी एलिमेंट्स बनेंगे और वेसल्स के पास नैरो ल्यूमेन होगा, इसमें वाइडर ल्यूमेन है। स्प्रिंग सीजन में वाइडर ल्यूमेन होगा वेसल्स के पास और विंटर सीजन में नैरो ल्यूमेन होगा। नैरो ल्यूमेन होने की वजह से स्पेस कम होगा, स्पेस कम होने की वजह से वाटर की नीड कम होगी। एज लेस H2O इज नीडेड, द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन, जो इस तरह के वुड बनते हैं इस सीजन में, इनको हम ऑटम वुड कहते हैं या ऑल्सो कॉल्ड लेट वुड कहते हैं। क्लियर? इसमें दो बेसिक और डिफरेंस देखेंगे। ये स्प्रिंग सीजन में होता है, स्प्रिंग सीजन के बाद ये, ठीक है, और ये विंटर सीजन में होता है। स्प्रिंग सीजन में ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, एक्टिव होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं। क्लियरली? तो अब हम देखें नेक्स्ट कि इसमें स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में क्या है। ये लाइटर होंगे क्योंकि स्पेस ल्यूमेन बहुत ज़्यादा होगा, वाटर होने की वजह से लाइटर दिखाई देंगे, लेकिन ये डार्कर होंगे। ठीक है, इनमें स्पेस कम होगा तो ये डार्कर होंगे। ये लोअर डेंसिटी इनकी होगी क्योंकि इनका स्पेस वाइडर है, तो और ये हायर डेंसिटी होगी, इसमें स्पेस कम है। स्पेस वेसल्स के अंदर कम होने की वजह से उनका जो रिंग बनेगा इसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी और ये डार्कर होंगे। ये ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कि ट्रांजिशन फॉर्म। आपने देखा होगा अगर स्टेम को कट किया जाए, ठीक है, अगर हम इस पे कट करते हैं तो एक लाइटर, एक हल्का सा लाइटर दिखेगा और एक डार्कर दिखेगा, एक लाइटर एक डार्कर, इस तरह से करके एक बैंड इसमें लाइटर होगा और एक इसमें डार्कर होगा। इस तरह से करके आपको दिखाई देंगे इसमें सर्कल कैम्बियल रिंग। तो ट्रांजिशन फॉर्म स्प्रिंग वुड से स्प्रिंग वुड टू ऑटम वुड में अगर ग्रेजुअल होता है, बड़ा आराम से स्लोली, जब कभी भी ट्रांजिशन फॉर्म स्प्रिंग वुड से ऑटम वुड में कन्वर्ट होता है, जब सीजन आते हैं तो स्लोली होता है, लेकिन ट्रांजिशन फॉर्म अगर ऑटम वुड से स्प्रिंग वुड में जाए तो बहुत तेज होता है। आपको याद रखनी है, फास्ट होता है। और ये इसके ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक होंगे, एक लाइटर फिर डार्कर, फिर लाइटर फिर डार्कर, इस तरह से इसके बैंड बनते चले जाएंगे। और ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग बनते हैं, एक रिंग कॉन्सेंट्रिक रिंग, दो लाइटर डार्कर करते बनते चलेंगे। वन एनुअल रिंग, एक एनुअल रिंग पूरा का पूरा, एक एनुअल कट करने के बाद वो क्या होता है, एक साल को रिप्रेजेंट करता है, 1 ईयर को, लाइफ स्पैन को रिप्रेजेंट करता है। तो वन एनुअल रिंग 1 सर्कल होता है। एक एनुअल, एक साल में एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है, एक बार लाइट एक बार डार्क, इस तरह से चलता है। 1 ईयर टाइम स्पैन को हम ग्रोथ रिंग भी कहते हैं। एक साल में होने वाले ग्रोथ को हम ग्रोथ रिंग कहते हैं। वो जो रिंग बनता है उसको हम ग्रोथ रिंग कहते हैं। क्लियरली? ओके, तो अब देखेंगे हार्टवुड एंड सैपवुड। हार्टवुड क्या होता है और सैपवुड क्या होता है, इसका लॉजिक समझेंगे। हार्ट जो होता है हार्टवुड, उसमें काफ़ी स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, ये मजबूत होते हैं। अब रीज़न होता है इनके पास बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, टैनिन, लिग्निन वगैरह, और मिनरल्स बहुत सारे डिपॉजिट हो जाते हैं सेकेंडरी जाइलम के पास। तो इसकी वजह से पूरा का पूरा वो सेल वहाँ का ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज होने की वजह से वाटर का कंडक्शन रुक जाता है, मिनरल का कंडक्शन रुक जाता है और वो डेड हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, लेकिन वो ड्यूरेबल होते हैं। वहाँ पे कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें रेजिन, टैनिन, लिग्निन ये सारे डिपॉजिट हो जाते हैं, लिग्निफाइड होते हैं। तो हार्टवुड जो होता है, आप समझने की ज़रूरत है कि डिपॉजिट हो जाता है सेकेंडरी जाइलम के पास
टैनिन डिपॉजिट हो जाता है, रेजिन डिपॉजिट हो जाता है उसके जाइलम में, ठीक है, ऑयल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, गम्स भी उसमें स्टोर हो जाते हैं, और एरोमेटिक सब्सटेंसेस कंपाउंड सारे डिपॉजिट होते हैं, और इसेंशियल ऑयल भी, इसेंशियल ऑयल, ये सारे डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पे, सेकेंडरी जाइलम के अंदर, वेसल्स के अंदर, कहाँ पे, वेसल्स में और ट्रैकिड के अंदर, कहाँ पे, वेसल्स और ट्रैकिड ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं जो वेसल्स और ट्रैकिड होते हैं उनके सेल्स में। देखो हम स्प्रिंग और ऑटम वुड में हमने सिर्फ पढ़ा था ल्यूमेन वाइडर और लो नैरो होने की वजह से वाटर की कंडक्टिविटी एक में ज़्यादा थी, एक में ज़रूरत ज़्यादा थी, एक में कम थी, लेकिन एक में, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जाइलरी एलिमेंट है अगर उसमें डिपोजिशन हो जाता है इन सब का, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से इन द वेसल्स एंड ट्रैकिड ऑफ ओल्डर सेकेंडरी में रिजल्टेंट होता क्या है इसकी वजह से कि ब्लॉकेज हो जाता है, जाइलरी एलिमेंट्स सारा ब्लॉक पड़ जाता है, जाइलम फ्लो उसमें वाटर का कंडक्शन, मिनरल कंडक्शन सब बंद हो जाता है, फिर बिकम नॉन फंक्शनल हो जाता है। क्या हो जाता है वो? नॉन फंक्शनल हो जाता है, ऑल्सो कॉल्ड हार्टवुड, उसको फिर कहते हैं हार्टवुड कहते हैं, या सुनना हार्टवुड, और हार्टवुड का दूसरा नाम ऑल्सो कॉल्ड ड्यूरामेन कहते हैं। हार्टवुड में जब डिपोजिशन होने के बाद जब नॉन फंक्शनल होता है तो दिस रीजन कैन नॉट कंडक्ट वाटर, फिर बोल रहा हूं हार्टवुड कभी भी वाटर का कंडक्शन नहीं करेगा, जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम होने के बावजूद भी वो कंडक्शन नहीं करेंगे ड्यू टू दिस डिपोजिशन, सारे के सारे, ठीक है। अब उसके बाद प्राइमरी फंक्शन लॉस्ट हो जाता है, जैसे वाटर का कंडक्शन प्राइमरी फंक्शन है ये लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन हार्ड बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाते हैं, ये ड्यूरेबल, ऐसी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं, और ये इस पे इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक रेजिस्टेंट हो जाता है, अटैक करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ये अटैक होने नहीं देगा, रेजिस्टेंट होते हैं, इस पर अटैक ही नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास बहुत सारा ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इंसेक्ट उन पे अटैक करते ही नहीं है। नॉन फंक्शनल लेकिन हो जाते हैं, इसी को ड्यूरामेन कहते हैं। अब हम बात करेंगे सैपवुड की। सैपवुड में कंडक्शन ऑफ वाटर रहता है, इसमें कंडक्शन नहीं हो रहा वाटर का, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, कंडक्शन ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द मिनरल, यानी वाटर का भी कंडक्शन करेगा ये जाइलरी एलिमेंट्स, और ये मिनरल का कंडक्शन भी करेगा। कब? फ्रॉम रूट टू लीफ इज परफॉर्म्ड बाय पेरिफेरी, कहां से? रूट से लीफ तक, लेकिन ये पेरिफेरी यानी फ्रॉम रूट से लीफ तक ये वाटर का कंडक्शन भी करेगा और क्या करेगा, मिनरल का भी कंडक्शन करेगा। परफॉर्म्ड बाय पेरिफेरी लोकेटेड यंगर एरियाज ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के किनारे किनारे वाले एरिया होते हैं, बस याद रखना पेरिफेरल रीजन, पेरिफेरल रीजन यानी जाइलम का वो एरिया जो पेरिफेरल रीजन पे प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी जाइलम के, उन एरियाज में कंडक्शन होता है, उनमें डिपोजिशन नहीं होती। अब ना होने की वजह से वो पेरिफेरल वो लाइटर दिखते हैं, जिनमें डिपोजिशन हो जाती है वो डार्कर दिखते हैं, जिसमें डिपोजिशन नहीं होती वो लाइटर दिखते हैं, और वो ब्लॉक नहीं होते हैं, वो कंडक्शन करते हैं वाटर का और मिनरल का भी, इसीलिए इसको हम कहते हैं एल्ब्यूरम बोलते हैं, एल्ब्यूरम बोलते हैं। ओके, तो हार्टवुड और सॉफ्टवुड में ये वाटर का कंडक्शन करते हैं, ये नहीं करते, इसमें डिपोजिशन होती है, इसमें डिपोजिशन नहीं होती। ये सेंटर मेन पार्ट्स होते हैं, ये किनारे वाले पार्ट्स क्यों कहते हैं, ये लाइटर दिखते हैं, डार्कर दिखते हैं। क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एक्टिव, नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद कॉर्क कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम आखिर बनता कैसे है? तो देखो अंदर की तरफ लगातार गर्थ बढ़ने की वजह से, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, जाइलरी और सेकेंडरी फ्लोएम के डेवलपमेंट की वजह से, बहुत ज़्यादा सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से गर्थ बढ़ना लगातार बढ़ने लग जाता है। जब गर्थ बढ़ता चला जाता है तो आउटर जो सेल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, यानी हाई इंक्रीजिंग रेट, यानी बहुत फास्ट डिवीजन की वजह से, अंदर की तरफ से बहुत ज़्यादा डिवीजन या ग्रोथ होने की वजह से, क्या होता है, बाहर के सेल रप्चर हो जाते हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स यानी कॉर्टिकल लेयर्स, कॉर्टेक्स रप्चर हो जाते हैं। अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, रप्चरिंग को कवर करने के लिए, रप्चरिंग ना हो, प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा लेयर बनता है, न्यू सेल्स लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड होकर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, उसको कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो होते हैं उनको हम फेलोजेन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फेलोजेन। जो फेलोजेन होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, वो दो लेयर होते हैं, आउटर वॉल और इनर वॉल। जो आउटर सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होकर के फेलम बनाते हैं, और जो इनर सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होकर के फेलोडर्म बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि कंटिन्यू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, लगातार वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होने की वजह से गर्थ, स्टेम का गर्थ, जो स्टेम होते हैं गोज ऑन इंक्रीजिंग, लगातार इंक्रीज होता चला जाता है, लगातार ग्रोथ होने की वजह से, एक्टिविटी होने की वजह से लगातार इसमें स्टेम में गर्थ बढ़ता चला जाता है। तो कंटिन्यू इंक्रीजिंग गर्थ, लगातार गर्थ बढ़ने की वजह से रिजल्ट इन रप्चर द मोस्ट अपर मोस्ट लेयर, या रप्चर अपर मोस्ट लेयर आप कह सकते हो, यहाँ पे अपर
मोस्ट लेयर एग्जांपल एपिडर्मिस एंड कॉर्टिकल लेयर यानी कॉर्टेक्स क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं। रप्चर होने की वजह से वो ड्यू टू रप्चरिंग दे नीड टू बी रिप्लेस्ड टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर। अब उस रिप्लेस रप्चर हो जाता है, उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको वहां पे बचाने के लिए, ताकि रप्चरिंग को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कि रप्चरिंग ना हो, एक न्यू लेयर का फॉर्मेशन होता है जो प्रोटेक्टिंग सेल लेयर्स कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। और जो कॉर्क कैम्बियम है उसको ऑल्सो कॉल्ड फेलोजेन कहते हैं। और ये सेकेंडरी ग्रोथ पे ही सिर्फ कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है जब क्या होता है, आउटर के सेल रप्चर होते हैं, फटते हैं। अधिस्तर यानी एपिडर्मिस एंड प्रोटेक्टिव लेयर यानी कॉर्टिकल लेयर। अब क्या होता है कि ओरिजिन आउटसाइड ऑफ द स्टील, यानी आपको ये पता है स्टील सारा एंडोडर्मिस के अंदर जो भी कुछ होते हैं वो सब स्टील में आते हैं। ये एंडोडर्मिस के बाहर यानी अंदर नहीं, बाहर की तरफ आउटसाइड पे ये ग्रोथ होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन आउटसाइड ऑफ द स्टील। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो कॉर्क कैम्बियम ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम। एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम, ध्यान रखना ये स्टील के बाहर, तो इसीलिए कोई स्टील कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, वो एंडोडर्मिस के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे अभी कहाँ ग्रोथ हो रहा है, एंडोडर्मिस के बाहर, तो एंडोडर्मिस के अंदर सब स्टील कहलाते हैं, तो एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम बोलते हैं। एक्स्ट्रा मतलब अभी प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ कॉर्क कैम्बियम का, इसीलिए ठीक है। कॉर्क कैम्बियम 2 लेयर होते हैं। आउटर जो सेल होते हैं डिफरेंशिएट होकर क्या बनाते हैं, फेलम या कॉर्क बोलते हैं। इनर सेल्स डिफरेंशिएट होकर क्या बनाते हैं, डिफरेंशिएट होकर के फेलोडर्म बनाते हैं, जिसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं। फेलोडर्म को सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं क्योंकि ये स्टील से बाहर हो रहा है, एंडोडर्मिस के बाहर कॉर्टेक्स रीजन में ये सब डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन भी करता है, उसी को हम फेलोडर्म कहते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को ही फेलोडर्म कहते हैं। कॉर्क सिर्फ ओनली कॉर्क हो तो फेलोजन। जो फेलम क्या होता है, फेलम आउटर सेल्स डिफरेंशिएट होकर फेलम बनाते हैं और इनर सेल्स डिफरेंशिएट होकर के सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म बनाते हैं। ये कॉर्क कैम्बियम में 2 लेयर पाए जाते हैं, पहला लेयर ये है और दूसरा ये। तो पहला लेयर फेलम है, दूसरा फेलोडर्म है। तो हम आगे देखेंगे कि ये फेलोडर्म, ये फेलम और फेलोडर्म क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बाद डिस्क्रिप्शंस हल्का सा 2 लाइन का, उसके बाद हम देखेंगे इसमें लास्ट टॉपिक, इसके बाद इसमें लेंटिकल और बार्क पढ़ेंगे, फिर सेकेंडरी ग्रोथ रूट में। दैट्स इट।